अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 25 है, जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देख लेते हैं, ताकि हमें आगे न्यूमेरिकल को करने में आसानी हो। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होती है E माइनस फाई के। ये फाई हमारे पास वर्क फंक्शन है। और सेकंड फार्मूला हमारे पास एनर्जी ऑफ अ फोटोन का है। तो E का हमारे पास जो फार्मूला है वो है E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है, या फिर E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। हम दोनों में से कोई सा भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल के डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। तीसरा फार्मूला हमारे पास कॉम्पटेंट शिफ्ट का है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और चौथा फार्मूला हमारे पास स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ का है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। पांचवा फार्मूला हमारे पास वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का है। तो इसका फार्मूला हमारे पास है लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय टी। और नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास इंटेंसिटी का है। तो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ए। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है। और इसका फार्मूला होता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। नेक्स्ट फार्मूला जो कि हमारा लास्ट है वो है डी ब्रोगले वेवलेंथ। तो डी ब्रोगले की वेवलेंथ का फार्मूला हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया है, बाकी इनकी डिटेल हम आगे न्यूमेरिकलों में देखेंगे, ठीक है। तो अब आए चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है द सन सरफेस टेम्परेचर इज 5700 केल्विन। नंबर 1, हाउ मच पावर इज रेडिएटेड बाय द सन। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें जो टेम्परेचर है वो 5700 केल्विन दिया हुआ है। तो हमने इसको डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट हमें पावर मालूम करनी है, जिसको हम P से शो करते हैं, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। सेकंड, given that the distance to earth is about 200 sun radii, what is the maximum power possible from 1 square kilometer solar energy installation। तो सेकंड चीज, इन्होंने हमें मैक्सिमम पावर मालूम करने के लिए कहा है। तो हमने लिख दिया कि P मैक्सिमम, P लिखकर हमने उसके साथ छोटा सा मैक्सिमम लिख दिया, ताकि हमें पता चले यहाँ पे हमें पावर मैक्सिमम मालूम करना है। और इसके अलावा हमें डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि हमारे पास 200 सन रेडियाई है। सन रेडियाई का मतलब है रेडियस ऑफ द सन। तो हमने लिख दिया कि डी हमारे पास 200 आर है, आर हमारे पास रेडियस ऑफ द सन है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सन तकरीबन कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस 200 को मल्टीप्लाई कर दिया रेडियस ऑफ द सन की वैल्यू से, जो कि हमारे पास है 6.96 एक्सपोनेंट 8। ये अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब हमने 200 को मल्टीप्लाई किया 6.96 एक्सपोनेंट 8 से, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो है 1.4 एक्सपोनेंट 11 मीटर। तो अब हमें डिस्टेंस मालूम हो चुका है जो कि मीटर के अंदर है। थर्ड चीज जो हमें मालूम करनी है वो है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। हमें वेवलेंथ मालूम करनी है मैक्सिमम इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो हमने डेटा के अंदर लिख दिया कि हमें लैम्डा मैक्सिमम मालूम करना है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सिग्मा है, सिग्मा हमारे पास कांस्टेंट है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है उसका कांस्टेंट है ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू को याद करना पड़ता है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 5.67 एक्सपोनेंट माइनस 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर डॉट केल्विन टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेटा खत्म होता है, ठीक है। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। तो सबसे पहले हमें पावर मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने पावर के लिए फॉर्मूला लिखा जो कि हमारे पास है P इज इक्वल टू सिग्मा ए मल्टीप्लाई बाय टी टू द 4th पावर।
तो अब डेटा के अंदर हमें एरिया नहीं दिया हुआ है, तो एरिया जो है वो हमारे पास बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया की जगह हमने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने वैल्यूज पुट करी। सिग्मा हमारे पास 5.67 एक्सपोनेंट माइनस 8 है। 4 एज इट इज उतार दिया हमने। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14, और ये जो हमारे पास आर स्क्वायर है ये रेडियस ऑफ द सन का स्क्वायर है, तो रेडियस ऑफ द सन कांस्टेंट है जो कि है 6.96 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया। और जो टी हमारे पास टेम्परेचर है वो कितना है 5700, और इसकी फोर्थ पावर है तो ये हमने फोर्थ लिख दिया। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब हमने 6.96 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 4.9 एक्सपोनेंट 17। ठीक है, और अब हमने 5.76 एक्सपोनेंट माइनस 8 को मल्टीप्लाई किया 4 से और फिर 3.14 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 7.122 एक्सपोनेंट माइनस 7। तो जब हमने 5700 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1.056 एक्सपोनेंट 15। अब हमने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो पावर का फाइनल आंसर आया वो है 3.6 एक्सपोनेंट 26 वॉट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर का आंसर है। ठीक है, हमने ए पार्ट मालूम कर लिया है। अब हमें सेकंड पार्ट मालूम करना है, यानी कि मैक्सिमम पावर। तो पावर मैक्सिमम मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है I मल्टीप्लाई बाय ए। तो I हमें नहीं पता है तो हम सबसे पहले I निकालेंगे, इस वजह से हमने सबसे पहले I के लिए फॉर्मूला लिखा। ठीक है, तो I हमारे पास बराबर होता है P डिवाइडेड बाय A के। तो हमें A नहीं पता, हमने ए की जगह ए का फॉर्मूला लिखा जो कि है 4 पाई डी स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट करी। पी हमने अभी निकाला है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3.6 एक्सपोनेंट 26, और 4 एज इट इज आ गया। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14, और ये जो डी हमारे पास है जो कि हमें डेटा के अंदर दिया गया है जो कि हमारे पास है 1.4 एक्सपोनेंट 11, तो हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। अब हमने 1.4 एक्सपोनेंट 11 का स्क्वायर लिया और फिर उसको 3.14 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 2.461 एक्सपोनेंट 23, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया तो हमारे पास आई का जो फाइनल आंसर आया वो है 1.46 एक्सपोनेंट 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आई हमारे पास यहाँ पे करंट नहीं है, तो ये जो आई है हमारे पास ये इंटेंसिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वॉट पर स्क्वायर मीटर होती है। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हमने पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमें असल में पावर मैक्सिमम मालूम करना है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बराबर होता है आई मल्टीप्लाई बाय ए के। असल में ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इंटेंसिटी बराबर होती है पावर डिवाइड बाय एरिया के। ठीक है, I इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय ए। अब ए यहाँ पे डिवाइड है तो ये वहां जाके हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि ये बन गया P इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। अब ए क्योंकि हमें पता नहीं है तो अब ए को समझ लें जरा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो असल में मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है एरिया की। ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस किलो को हटाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास अब a इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब जब किलो को हम हटाएंगे तो हम 1000 लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 1000 पे स्क्वायर लगाएंगे। तो जब हमने 1000 पे स्क्वायर लगाया और उसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 10 एक्सपोनेंट 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की यूनिट हमारा मीटर स्क्वायर होती है, तो एरिया हमारे पास कितना है 10 एक्सपोनेंट 6 मीटर स्क्वायर। तभी हमने यहाँ पर जो एरिया लिखा है वो 10 एक्सपोनेंट 6 लिखा है, और जो आई है जो हमने अभी निकाला है 1.46 एक्सपोनेंट 3 लिखा है। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो पावर मैक्सिमम का आंसर आया वो है 1.46 एक्सपोनेंट 9 वॉट। ठीक है, तो हमें अब पावर मैक्सिमम भी मालूम हो चुकी है। अब थर्ड पार्ट में हमें लैम्डा मैक्सिमम मालूम करना है, तो लैम्डा मैक्सिमम मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है बी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, बी हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू को याद रखना पड़ता है। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.898 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, जबकि टी हमारे पास टेम्परेचर है जो कि हमें चाहिए केल्विन में, जो कि हमारे पास है 5700, तो हमने इसको भी लिख दिया। तो जब हमने 2.898 एक्सपोनेंट माइनस 3 को डिवाइड कर दिया 5700 से, तो हमारे पास जो लैम्डा मैक्सिमम का आंसर आया वो है
5.1 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, क्योंकि लैम्डा की जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है, तो हमारा आंसर भी मीटर के अंदर आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब हमें तीनों पार्ट मालूम हो चुके हैं, 1B, 2B और 3B। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि एरिया जब हमें 10 एक्सपोनेंट 6 दिया हुआ है तो हमने पार्ट 1 के अंदर एरिया की वैल्यू पुट क्यों नहीं की। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के जहन में आए, नहीं भी आए तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास पार्ट 1 है उसके अंदर जो फॉर्मूला है, तो उसमें जो ए है ना, तो ये ए हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ द सन। ठीक है, और इस एरिया की मदद से हम मालूम क्या कर रहे हैं, टोटल पावर ऑफ द सन। ठीक है, टोटल पावर रेडिएटेड बाय द सन सरफेस, हम टोटल पावर मालूम कर रहे हैं सन सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए इस्तेमाल हो रहा है तो वो सरफेस एरिया ऑफ द सन है, और हम सरफेस एरिया ऑफ द सन को मालूम ही 4πr² से करते हैं। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ए की जगह लिखा है 4πd²। यहाँ पे हमने डी इस वजह से पुट किया है क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया गया है अर्थ और सन के दरमियान, तो तभी हमने यहाँ पे डी लगाया है। और पावर मैक्सिमम में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए हमें दिया हुआ है 10 एक्सपोनेंट 6 यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और एक और बात, तो पार्ट 1 में हमने ये जो आर लिखा है, तो ये हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि हमें जो टोटल पावर मालूम करनी है वो सन के ऊपर मालूम करनी है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया आएगा सन का, जो कि 4πr² होता है। ठीक है, जबकि पार्ट 2 के अंदर हमें मालूम करना है पर यूनिट एरिया के अंदर पावर पहुंच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ डी लिखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 2 है, द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन इज अप्रोक्सीमेटली 32 सेल्सियस। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर मेंशन किया कि हमें जो टेम्परेचर है वो 32 सेल्सियस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे सेल्सियस से कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को ऐड करते हैं। तो जब हमने 32 के अंदर 273 को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 305 केल्विन आया। What is the wavelength at which the peak occurs in the radiation emitted from your skin? अब हमें क्या मालूम करने के लिए इन्होंने कहा है, वेवलेंथ एट विच द पीक अकर्स, यानी कि हमें लैम्डा मैक्सिमम मालूम करना है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ये जो बी हमारे पास है, बी हमारे पास डिके कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 2.898 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर केल्विन। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, हमारे पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय टी। बी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू को हमें याद करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे जो हम टी का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू टी की होनी चाहिए वो सेल्सियस के बजाय केल्विन में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने वैल्यूज पुट करी, बी की वैल्यू हमारे पास 2.898 एक्सपोनेंट माइनस 3 है, जबकि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 305 है, तो हमने इसको भी लिख दिया। तब हमने 2.898 एक्सपोनेंट माइनस 3 को डिवाइड कर दिया 305 से, तो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम का जो फाइनल आंसर आया वो है 9.50 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम का फाइनल आंसर है। हमारे आंसर में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो 9.05 एक्सपोनेंट माइनस 5 दिया हुआ है। ठीक है, वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो हमें टेम्परेचर की डेटा के अंदर वैल्यू दी हुई है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब अगर ये जो हमारा टेम्परेचर है ये 32 सेल्सियस के बजाय 32 केल्विन में दिया जाता तो हम डायरेक्ट 32 पुट करते तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आता। अब क्योंकि इन्होंने हमें वैल्यू सेल्सियस में दी हुई है तो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, इसकी वजह से हमारे आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3 है, an FM radio transmitter has a power output of 100 kilowatt and operates at a frequency of 94 megahertz. How many photons per second does the transmitter emit? तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें जो पावर दी गई है वो कितनी दी गई है, 100 किलोवाट। तो हमने इसको डेटा में मेंशन कर दिया। अब हमें इसको किलोवाट से कन्वर्ट करना है वाट में, तो जब हम किलो को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे,
तो हमारा जो आंसर है वो किलोवाट से कन्वर्ट हो जाएगा वॉट में, और अब हमारा आंसर हो गया है 100 एक्सपोनेंट 3 वॉट। सेकंड चीज इन्होंने जो हमें दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसको हम एफ से शो करते हैं, जो कि हमारे पास है 94 मेगा हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। अब हम क्या करेंगे, इस मेगा को हटाएंगे और इसको खाली हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। तो मेगा को जब हम हटाते हैं तो 10 एक्सपोनेंट 6 लगाते हैं, तो अब हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई है 94 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, यानी कि हमें n मालूम करना है, तो उसको हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फोटॉन्स मालूम करने के लिए वो है n इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ई। इसमें p हमें डेटा के अंदर दिया हुआ है जबकि e हमें नहीं पता। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम e मालूम करेंगे, तभी हमने इसको डेटा के अंदर लिख दिया, क्योंकि हमें सवाल के अंदर भी जो आंसर दिए हुए हैं वो एनर्जी और नंबर ऑफ फोटॉन्स का दिया हुआ है, तभी हमने डेटा के अंदर लिख दिया कि हमें एनर्जी भी मालूम करनी है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट आप लिख दिए कि हमें एन मालूम करना है तब भी ठीक है। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम एनर्जी मालूम करेंगे। तो एनर्जी मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एफ। एच जो होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू को हमें याद करना पड़ता है, जो कि हमारे पास है 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34। ठीक है, एफ हमें डेटा के अंदर दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 94 एक्सपोनेंट 6। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एनर्जी का जो फाइनल आंसर आया वो है 6.23 एक्सपोनेंट माइनस 26। अब एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल में होती है, तो हमारा भी जो आंसर है वो जूल में आ गया है। ठीक है, अब हम आराम से नंबर ऑफ फोटॉन्स मालूम कर सकते हैं। तो अब हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला लगाया जो कि हमारे पास है n इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ई। पी हमारे पास पावर है जो कि हमें डेटा के अंदर दी गई 100 एक्सपोनेंट 3, और एनर्जी हमने अभी मालूम की है 6.23 एक्सपोनेंट माइनस 26। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का आंसर आ चुका है जो कि है 1.61 एक्सपोनेंट 30। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स का फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 4 है। A light source of wavelength illuminates a metal and ejects photoelectron with a maximum kinetic energy of 1.0 electron volt. A second light source with half the wavelength of the first ejects photoelectrons with a maximum kinetic energy of 4.0 electron volt. Determine the work function of the metal. तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि जो हमें काइनेटिक एनर्जी है वो हमें 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई। तो हम इसे काइनेटिक एनर्जी 1 कह रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी एक और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। अच्छा, सेकंड चीज इन्होंने हमें कहा है कि सेकंड लाइट सोर्स विद हाफ द वेवलेंथ, यानी कि जो लैम्डा 2 हमारे पास है ये हाफ है वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट वेवलेंथ के हाफ है। जो लैम्डा 2 है वो हमारे पास बराबर है लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें जो दी हुई है वो 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, इसे हम काइनेटिक एनर्जी 2 कह रहे हैं। पहली वाली काइनेटिक एनर्जी को हमने 1 कहा, इस वाली को हम 2 कह रहे हैं। ये हमारे पास 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें मालूम क्या करना है, हमें वर्क फंक्शन मालूम करना है जिसको हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख लिया। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने लिखा फॉर लैम्डा 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले लैम्डा 1 के लिए कर रहे हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। हम क्योंकि यहाँ पे लैम्डा 1 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी को भी 1 कहा और ई को भी हमने 1 कहा, इनके साथ हमने छोटा सा 1 लिख दिया। अब ये जो फाइव है ये यहाँ पे माइनस है, तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ई का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो हमने E1 की जगह एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 को पुट कर दिया। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह हमने काइनेटिक एनर्जी 1 जो हमें डेटा में दी हुई है 1.0, हमने इसकी जगह 1.0 लिख दिया। तो हमने कहा ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हमने लिखा फॉर लैम्डा 2, अब हम लैम्डा 2 के लिए इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने दोबारा से लिखा E2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस 5, कि हमने ये वाला लिखा है।
सही है, बस 1 की जगह पे हमने 2 कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने E2 की जगह hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 लिखा, यानी कि इसका फॉर्मूला लिखा। और काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने काइनेटिक एनर्जी जो दूसरी हमें दी हुई है यानी कि 4.0, ठीक है, तो हमने वो पुट करी। अब हमें डेटा में दिया हुआ है कि जो लैम्डा 2 हमारे पास है वो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमने अब लैम्डा 2 की जगह लिखा लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में, तो हम इसे ऊपर लेके चले गए तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये 2 ऊपर चला गया और hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब बन गई इक्वेशन 2। हमने लिखा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 के अंदर 2hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 है, तो हम इसमें hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 की जगह इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 में हमें दिया हुआ है hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 हमारे पास बराबर किसके है, 1.0 प्लस 5। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर हम hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 की जगह ये लिखेंगे 1.0 प्लस 5, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, इस देखें hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो जब हमने 2 को 1.0 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 आ गया और 0 ऐसे ही आ गया, यानी कि ये हो गया 2.0। और जब हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 25 हो गया, और बाकी इज इक्वल टू के इस साइड वाली चीजें ऐसे ही आ गई। अब ये जो 5 है ये यहाँ पे प्लस है, तो हम इसे इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिया है तो ये माइनस में हो गया। और ये 2.0 है ये यहाँ पे प्लस है, तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले गए, ये माइनस में आ गया। यानी कि अब हमने 5 वाली वैल्यू एक साइड पे कर ली और जो सादी है उन्हें एक साइड पे लिख लिया। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कि सिर्फ 1 बचा और 1 को हम लिखते नहीं है, यानी कि सिर्फ 5 बचा, ठीक है। कट नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ी हो रहा है। और जब हमने 4.0 में से माइनस कर दिया 2.0 को, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 2, ठीक है, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 का फाइनल आंसर आ गया जो कि हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे पता है 5 की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होती है, वर्क फंक्शन की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। अब हमारा आंसर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, तो हमारा आंसर इस वजह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है क्योंकि जो हमने काइनेटिक एनर्जी पुट की है देखिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की है। काइनेटिक एनर्जी 1 भी और काइनेटिक एनर्जी 2 भी, ये देखें इन दोनों को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट किया है। अगर हम इन्हें कन्वर्ट करते इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में, तब हमारा जो 5 का आंसर है वो भी जूल में आता। अब क्योंकि बुक के अंदर जो हमें आंसर दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इस वजह से हमने कन्वर्जन नहीं करी, ठीक है। तो अब हमारा आंसर मैच हो चुका है जो कि है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 5 है। For 30 nanometer violet light is an incident on a calcium photoelectrode with a work function of 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें जो वेवलेंथ दी गई है 430 नैनोमीटर दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम नैनोमीटर यानी कि जो n है इसको हटाते हैं तो 10 एक्सपोनेंट माइनस 9 लगाते हैं। तो हमारी जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गई है 430 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर। सेकेंड चीज, इन्होंने हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे पास 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। फाइंड द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या मालूम करनी है, हमें दो चीजें मालूम करनी है। पहली चीज हमें एनर्जी मालूम करनी है फोटॉन्स की, तो हमने इसको डेटा के अंदर लिख दिया कि हमें ई मालूम करना है। सेकेंड चीज हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया कि हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। अब हमने फार्मूले की हेडिंग डाली, तो एनर्जी मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा, ठीक है। जबकि काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस 5। ये फंक्शन है जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, सबसे पहले हम एनर्जी मालूम करेंगे, तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। अब हमने वैल्यूज पुट करी, H की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इसको हमें याद करना पड़ता है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है वो है 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34।
सी स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी याद करनी पड़ती है जो कि है 3 एक्सपोनेंट 8। लैम्डा हमें डेटा के अंदर दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 430 एक्सपोनेंट माइनस 9। जब हमने ऊपर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई किया और फिर उसको नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एनर्जी का जो आंसर आया वो है 4.618 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। ये हमारे पास एनर्जी का आंसर आ गया। एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, तब हमारा आंसर भी जूल में आ गया। अब क्योंकि बुक के अंदर न्यूमेरिकल में जो हमें आंसर दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 119 से। तो हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 119 से, तो हमारा जो आंसर है वो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया जो कि अब है 2.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अब हमारा एनर्जी का फाइनल आंसर आ चुका है। अब हमें सेकंड चीज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है K डॉट ई इज इक्वल टू ई माइनस 5। अब हमने E की वैल्यू लिखी जो कि हमने अभी निकाली है 2.88, जबकि जो फाई हमारे पास है वो है 2.71। अब न्यूमेरिकल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर दिया हुआ है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे पास एनर्जी है इसकी वैल्यू को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट किया, और जो वर्क फंक्शन है इसको भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट किया। इसको हमने जूल में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट किया, तभी हमारे पास जो आंसर आया वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। जब हमने 2.88 में से माइनस कर दिया 2.71 को, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल आंसर आया वो है 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 6 है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सम मटेरियल्स इज 8 exponent 13 hertz when the incident light has a frequency of 1.2 exponent 14 hertz. The stopping potential is measured as 0.16 volt. तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसको हम एफ नॉट से शो करते हैं, ये हमारे पास 8 एक्सपोनेंट 13 हर्ट्ज है। इसके अलावा ये जो हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास 1.2 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज है। जो तीसरी चीज इन्होंने हमें डेटा के अंदर दी हुई है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसको हम वी नॉट से शो करते हैं जो कि हमारे पास 0.16 वोल्ट है। Estimate a value of Planck's constant from these data. अब हमें क्या मालूम करना है, हमें Planck's constant जिसको हम h से शो करते हैं हमें ये मालूम करना है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। एंड डिटरमाइन द परसेंटेज एरर ऑफ योर एस्टिमेशन। इसके अलावा हमें परसेंटेज एरर मालूम करना है अपनी एस्टिमेशन का, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसका फॉर्मूला हमारे पास है एच एफ नॉट। तो हमने इसकी जगह फाई की जगह इसका फॉर्मूला लिखा एच एफ नॉट। ठीक है, और ये जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर होती है ई वी नॉट के, तो हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी नॉट मेंशन कर दिया। तो H दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास F माइनस एफ नॉट बचेगा। ठीक है, तो हमें H मालूम करना है, तो हम F माइनस एफ नॉट को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो E हमारे पास चार्ज है, इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, हमें याद करनी पड़ती है, तो इसकी वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 और V नॉट हमारे पास 0.16 है और F हमारे पास 1.2 एक्सपोनेंट 14 है, जबकि जो F नॉट है ये हमारे पास 8 एक्सपोनेंट 13 है। जब हमने 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.16 से तो हमारे पास 2.56 एक्सपोनेंट माइनस 20 आया, और जब हमने नीचे वाली वैल्यू को माइनस किया आपस में तो हमारे पास 4 एक्सपोनेंट 13 आया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट यानी कि H का जो फाइनल आंसर आया वो है 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड।
तो ये हमारे पास H का फाइनल आंसर है। हमें H मालूम हो चुका है, अब हमें परसेंटेज एरर मालूम करना है। तो परसेंटेज एरर का हमारे पास फॉर्मूला है H माइनस H डिवाइडेड बाय H। अब ये H क्या है? एक H जो हमारे पास है वो H की ट्रू वैल्यू है जो कि कांस्टेंट होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 और माइनस H अप्रोक्सीमेटली जो हमने H की वैल्यू निकाली है यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो कि है, ठीक है। और नीचे भी हमने H की ट्रू वैल्यू लिखनी है जो H की असल वैल्यू है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, H ट्रू की जगह हम H की रियल वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 है, जबकि H अप्रोक्स की जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है जो कि है 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 34 और नीचे भी H की ट्रू वैल्यू आएगी। जब हमने ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में माइनस किया तो हमारे पास 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 35 आया और अब हमने इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया और फिर जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास परसेंटेज एरर का जो फाइनल आंसर आया वो है 3.47%। ठीक है, तो ये हमें परसेंटेज एरर मालूम हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 7 है। द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो। The number of metals which will show photoelectric effect when light of 300 nanometer wavelength falls on the metal is। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें जो वेवलेंथ दी गई है वो 300 नैनोमीटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी हम ये जो हमारे पास n है नैनोमीटर इसको हटाते हैं तो 10 एक्सपोनेंट माइनस 9 लगाते हैं तो अब ये हमारा बन गया 300 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर। h जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड और c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। इन दोनों की वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। हमें ये जो चार्ट दिया हुआ है इसके अंदर कुछ मेटल्स दी हुई हैं। न्यूमेरिकल के अंदर देखें हमें कुछ मेटल्स दी गई हैं जिनका वर्क फंक्शन भी हमें दिया गया है। ठीक है, अब वर्क फंक्शन को इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो किया है। वर्क फंक्शन को हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। देखिए लिखा हुआ है मेटल और ये नीचे वर्क फंक्शन दिया हुआ है इसको इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दिया हुआ है। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ मेटल्स हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगी जब उनके ऊपर 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ को डाला जाएगा। यानी कि अब हमें नंबर ऑफ मेटल्स बतानी है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शो होता है, जब फोटोन की जो एनर्जी है यानी कि जो हमारे पास ई है वो ग्रेटर देन हो वर्क फंक्शन के। तो अब हम क्या करेंगे, हम एनर्जी को मालूम करेंगे और फिर उसको कंपेयर करते जाएंगे वर्क फंक्शन से। ठीक है, अब हमें ई मालूम करना है तो हमने इसको डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। अब हम एनर्जी को मालूम करेंगे और अगर एनर्जी का जो आंसर है वो ज्यादा होगा वर्क फंक्शन से तो फिर वो मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, आए अब शुरू करते हैं। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली तो एनर्जी मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। अब हमने वैल्यूज पुट करी, h हमारे पास कांस्टेंट है 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34 और c भी हमारे पास कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8, जबकि लेमडा की वैल्यू हमें डेटा में दी गई है जो कि हमारे पास है 300 एक्सपोनेंट माइनस 9। जब हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और फिर उसको नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो एनर्जी का आंसर आया वो है 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी का आंसर है। लेकिन क्योंकि हमें जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जब जो आंसर है उसको डिवाइड कर दे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। तो हमने भी अपने आंसर को डिवाइड कर दिया 1.69 एक्सपोनेंट 19 से, तो हमारा जो आंसर है वो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एनर्जी का आंसर आ गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे हर मेटल के वर्क फंक्शन से। अब देखिए लिथियम जो है वो हमारे पास एक मेटल है जिसका जो वर्क फंक्शन है वो हमारे पास 2.4 है और एनर्जी हमारे पास कितनी है 4.14, यानी कि जो एनर्जी है वो हमारे पास ग्रेटर देन है किससे, लिथियम के आंसर से। यानी कि जो हमारे पास एनर्जी है वो ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन के, यानी कि लिथियम के अंदर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। अब सेकंड हमारे पास सोडियम है
और इसका जो वर्क फंक्शन है वो हमारे पास 2.3 है, और जबकि जो एनर्जी है वो कितनी है 4.14, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है, एनर्जी ग्रेटर देन है किसके, वर्क फंक्शन के। तो यहाँ भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। अब थर्ड हमारे पास क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन है वो हमारे पास 2.2 है, और एनर्जी हमारे पास कितनी है 4.14, यानी कि यहाँ भी जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन के। तो यहाँ भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। और फोर्थ हमारे पास मैग्नीशियम है, जिसका जो वर्क फंक्शन है वो हमारे पास 3.7 है, और एनर्जी हमारे पास कितनी है 4.14, यानी कि ये भी एनर्जी हमारे पास ज्यादा है। तो यानी कि यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। अब कॉपर है, कॉपर का जो वर्क फंक्शन है वो हमारे पास 4.8 है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो लेस देन है वर्क फंक्शन के, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। अब Ag हमारे पास सिल्वर है, इसका जो वर्क फंक्शन है वो हमारे पास 4.3 है, यानी कि ये भी हमारे पास ग्रेटर देन है एनर्जी के। तो यानी कि ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास Fe है, यानी कि आयरन, जिसका जो वर्क फंक्शन है वो 4.7 है, और एनर्जी कितनी है 4.14, यानी कि ये हमारे पास जो वर्क फंक्शन है ये ग्रेटर देन है। तो यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। और इसके अलावा हमारे पास प्लाटिनियम है, जो कि हमारे पास 6.3 है, जिसका वर्क फंक्शन, यानी कि ये भी एनर्जी से ज्यादा है, तो यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। लास्ट में हमारे पास W है, जिसका हमारे पास जो वर्क फंक्शन है वो 4.75 है, तो यहाँ भी वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। यानी कि सिर्फ शुरू में जो 4 मेटल्स है हमारे पास, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, Li, Na, K और Mg, सिर्फ यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन के। तो मेन आंसर हमारे पास क्या है कि हमारे पास 4 मेटल है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 8 है। X-rays with an energy of 300 kilo electron volt undergo Compton scattering with a target. If the scattered X-rays are detected at 30 degree relative to the incident X-rays, तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें जो एनर्जी दी हुई है जिसको हम E1 से शो कर रहे हैं वो हमारे पास 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करेंगे इसकी SI यूनिट यानी कि जूल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलो को हटाएंगे और एक्सपोनेंट 3 लगाएंगे। जब भी हम किलो को हटाते हैं तो एक्सपोनेंट 3 लगाते हैं, या मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000। तो ये अब हमारा 300 एक्सपोनेंट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुका है। तो अब हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। तो फिर जो आंसर होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। तो अब हमारे पास E1 का जो आंसर है वो है 4.8 एक्सपोनेंट -14 जूल। ठीक है, और नेक्स्ट चीज, इन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है जो हमारे पास 30 डिग्री है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया कि थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। डिटरमाइन द कॉम्पटन शिफ्ट एट दिस एंगल। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें डेल्टा लैम्डा मालूम करना है। इसको हम ए कह रहे हैं तो हमने इसको भी डेटा में मेंशन कर दिया। सेकेंड चीज हमें क्या मालूम करनी है, द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड एक्स रेज, यानी कि हमें एक्स रेज की एनर्जी मालूम करनी है जो स्कैटर्ड होने के बाद, जिसको हम E2 कह रहे हैं। एक्स रेज की जो पहले वाली एनर्जी है उसे हम E1 कह रहे हैं, और स्कैटर्ड होने के बाद वाली एनर्जी को हम E2 कह रहे हैं। तो अब हमें B यानी कि E2 मालूम करना है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। थर्ड चीज हमें क्या मालूम करनी है, एंड द एनर्जी ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करनी है। तो हमने इसको भी डेटा में लिखा कि हमें E यानी कि एनर्जी, और हमने इसके साथ छोटा सा E लगा दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हमने मालूम करना है। तो इसको भी डेटा के अंदर हमने मेंशन कर दिया। तो अब हमने तीनों चीजें डेटा में मेंशन कर दी। इसके अलावा तो एक चीज हमारे पास और है, वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। तो इसको याद करना पड़ता है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने लिखा ए, क्योंकि अभी हम ए पार्ट मालूम कर रहे हैं। तो ए पार्ट यानी कि डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा यानी कि हमारे पास ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, हमने इसका फॉर्मूला लगाया कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय MC, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हमने वैल्यूज पुट करी।
तो ये जो इस साइड पे हमारा पूरा जो फैक्टर है, ये तमाम की तमाम इसमें जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट हैं, जिनको हमें याद करना पड़ेगा। तो h हमारे पास आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें याद करनी होती है, जो कि है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34। m हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। और c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8। तो इन तीनों की वैल्यू को हमें याद रखना पड़ेगा, ये हमें न्यूमेरिकल में नहीं दी जाएंगी, सिर्फ हमें एक एंगल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो हमने ये भी लिख दिया। अब हमने नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और फिर जो उसका आंसर आया और ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करा, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 2.425 एक्सपोनेंट माइनस 12। और cos 30 डिग्री हमारे पास 0.866 के बराबर होता है, तो हमने इसको भी लिख दिया। अब हमने 1 में से माइनस कर दिया 0.866 को, फिर जो उसका आंसर आया उसको इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा यानी कि चेंज इन वेवलेंथ का जो आंसर आया वो है 3.25 एक्सपोनेंट माइनस 13 मीटर। लैम्डा की जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें जो आंसर दिया हुआ है वो पीएम यानी कि पिकोमीटर में दिया हुआ है, तो हम भी अपने आंसर को मीटर से पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर से पिकोमीटर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सपोनेंट 12 से, तो फिर हमारा आंसर जो है वो मीटर से पिकोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमारा जो आंसर है वो है 0.325 पिकोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा यानी कि चेंज इन वेवलेंथ का फाइनल आंसर आ चुका है। हमारा ए पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें E2 मालूम करना है। देखें, E2 मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है E2 इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। तो इसमें HC तो हमें पता है कांस्टेंट है, जबकि जो लैम्डा 2 है ये हमें नहीं पता। तो लैम्डा 2 निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें डेल्टा लैम्डा तो हमें डेटा में दिया हुआ है, लेकिन लैम्डा 1 नहीं पता, तो अब हम लैम्डा 1 मालूम करेंगे। तो ये इस तरह हो रहा है। ठीक है, खैर अब हमने फॉर्मूला लगाया E1 इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। अब हमें क्योंकि लैम्डा 1 मालूम करना है, तो लैम्डा 1 यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई में आ गया और E नीचे आ गया। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट करी, H और C दोनों कांस्टेंट हैं, जिनकी वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है। ठीक है, और E1 की वैल्यू को हमें डेटा में दिया हुआ है, जो कि हमारे पास 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 14 है। जब हमने ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और फिर उसको नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करा, तो हमारे पास लैम्डा 1 का जो आंसर आया वो है 4.14 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर। तो ये हमारे पास लैम्डा 1 आ गया। अब हमने फॉर्मूला लगाया। अब डेल्टा लैम्डा, हमारे लैम्डा आप जानते हैं कि क्या है, चेंज इन वेवलेंथ। तो ये हमारे पास बराबर होती है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 के। तो हमने इसी को रीअरेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा 1 माइनस का है, तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले गए, तो ये वहां जाके प्लस में होगा। इसी को हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें लैम्डा 2 मालूम करना है। तो अब हमने वैल्यूज पुट करी। लैम्डा 1 हमारे पास हमने अभी निकाला है 4.14 एक्सपोनेंट माइनस 12 है, जबकि डेल्टा लैम्डा हमें दिया हुआ है डेटा में, जो कि 3.25 एक्सपोनेंट माइनस 13 है। जब हमने इन दोनों को प्लस करा, तो हमारे पास लैम्डा 2 का जो आंसर आया वो है 4.46 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर। तो अब हमें लैम्डा 2 भी मालूम हो चुका है। अब हम असल में जो हमें मालूम करना है यानी कि E2 उसे आराम से मालूम कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाया E2 इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमने इसको भी लिख दी, जो कि 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 3 है, जबकि C स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8। और लैम्डा 2 हमने अभी निकाला है 4.46 एक्सपोनेंट माइनस 12। जब हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और उसको नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करा, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 4.46 एक्सपोनेंट माइनस 14 जूल। तो अब हमारे पास एनर्जी का आंसर आ चुका है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल में होती है, तो हमारा आंसर भी जूल में आ चुका है। लेकिन क्योंकि बुक के अंदर जो हमें आंसर दिया हुआ है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो अब हम भी अपने आंसर को जूल से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। तो हमने भी यही करा, तो हमारे पास जो E2 का आंसर आया वो है 278 एक्सपोनेंट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमारा आंसर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है।
तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दें 1000 से, या फिर ये जो 3 है इसकी जगह के लिख दें। ठीक है, तो इन ये दोनों ही तरीके हो सकते हैं। हमने क्या किया था, जो हमारे पास इवन था तो हमने इसमें के की जगह एक्सपोनेंट 3 लिखा था, तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंट 3 की जगह भी के लिख दें या फिर डिवाइड कर दें 1000 से, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा आंसर आ चुका है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो E2 का अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है 278 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें E2 यानी कि पार्ट बी भी मालूम हो चुका है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है सी। इस पार्ट में हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये जो ई है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हम E1 में से माइनस कर देंगे E2 को। तो E1 हमारे पास डेटा में दिया हुआ है, वो जो कि कितना है 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 14। इसको हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करेंगे। यानी कि हम E1 को भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करेंगे और E2 की वैल्यू भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करेंगे। तो E1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास 300 है, तो यहाँ हमने 300 लिखा, जबकि E2 जो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है वो 278 है, तो यहाँ पे हमने 278 लिखा। जब हमने 300 में से माइनस कर दिया 278 को, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो आंसर आया वो है 22 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 22 के ईवी। तो अब हमारे पास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का भी फाइनल आंसर आ चुका है। पार्ट सी का, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों के हमारे पास आंसर आ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे हमने डेल्टा लैम्डा की जगह 3.25 एक्सपोनेंट माइनस 13 इस वजह से पुट किया है क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो मीटर के अंदर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमें जो डेल्टा लैम्डा दिया हुआ था वो पिकोमीटर में दिया हुआ था, लेकिन हम पिकोमीटर में नहीं पुट करेंगे, हम मीटर में करेंगे। तभी हमने यहाँ पे 3.25 एक्सपोनेंट माइनस 13 लगाया क्योंकि ये मीटर में है। और जो ये लैम्डा 1 है ये भी हमारे पास 4.14 एक्सपोनेंट माइनस 12 ये भी मीटर में है। ठीक है, हम लैम्डा 1 को भी मीटर में पुट करेंगे और डेल्टा लैम्डा को भी मीटर में पुट करेंगे, तभी जो हमारा आंसर है वो मीटर में आएगा। और हमें लैम्डा 2 मीटर में ही चाहिए, तभी हमने यहाँ पे 3.25 एक्सपोनेंट माइनस 13 पुट किया, ना कि ये पिकोमीटर वाली वैल्यू पुट की है। ठीक है, हमारे पास आंसर आ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 9 है। A photon with a wavelength of 6.0 exponent minus 12 meter collides with an electron. After the collision, the photon wavelength is found to have been changed by exactly 1. Compton wavelength is 2.43 exponent minus 12 meter. तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और डेटा के अंदर लिखा हमने कि हमें जो वेवलेंथ दी गई है जिसे हम लैम्डा 1 से शो कर रहे हैं वो हमारे पास 6.0 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर है। और सेकंड चीज कॉम्पटन वेवलेंथ यानी कि जो डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ है हमारे पास वो 2.43 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर है। तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट हमें क्या मालूम करना है, What is the photon's wavelength after collision? हमें फोटोन की वेवलेंथ मालूम करनी है कॉलिजन के बाद, जिसे हम लैम्डा 2 कह रहे हैं। हमारे पास जो कॉलिजन से पहले वाली वेवलेंथ है उसे हम लैम्डा 1 कह रहे हैं, जबकि जो कॉलिजन के बाद वाली वेवलेंथ है उसे हम लैम्डा 2 कह रहे हैं। तो हमने लिखा कि हमने लैम्डा 2 मालूम करना है। सेकंड, थ्रू व्हाट एंगल हैज बीन डिफ्लेक्टेड इन दिस कॉलिजन। तो अब हमें सेकंड चीज में क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है यानी थीटा, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। थर्ड, व्हाट इज द एंगल फॉर द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कॉलिजन। तो थर्ड में हमें एंगल मालूम करना है इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन के बाद, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। फोर्थ, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आफ्टर कॉलिजन। चौथे में हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कॉलिजन के बाद। तो इसको भी हमने डेटा में लिखा कि हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट मालूम करेंगे जिसमें हमें लैम्डा 2 मालूम करना है। तो इसके लिए हम चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास
चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास बराबर होती है λ2 माइनस λ1 के, तो इसके जरिए हम λ2 मालूम करेंगे। अब यहाँ पे ये जो λ1 है ये माइनस का इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये अरेंज हो गया, तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा लैम्डा हमारे पास है 2.43 एक्सपोनेंट माइनस 12 और λ1 हमारे पास 6.0 एक्सपोनेंट माइनस 12 है। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास जो λ2 का आंसर आया वो है 8.4 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर। तो अब हमें ए पार्ट मालूम हो चुका है, यानी कि λ2 का हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। अब हमें दूसरा पार्ट मालूम करना है जिसमें हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला है। अब हमने वैल्यूज पुट करी, डेल्टा लैम्डा डेटा में दिया गया है जो कि 2.43 एक्सपोनेंट माइनस 12 है, और ये जो हमारे पास h डिवाइडेड बाय एम सी है ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, इनकी वैल्यू को हमें याद करना पड़ेगा। तो h आपको पता है हमारे पास 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 होता है। m हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 है। c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 एक्सपोनेंट 8 है। जब हमने नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा और फिर उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करा तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 2.425 एक्सपोनेंट माइनस 12। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई, और 1 माइनस कॉस थीटा भी हमने ऐसे ही उतार दिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा यहीं पर आ, ये वाली वैल्यू है 2.425 एक्सपोनेंट माइनस 12, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेकर तो ये वहां जाके डिवाइड में आ गया। ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहा। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करा तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1। हमारे पास जो cos थीटा है ये माइनस का है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया, और 1 यहाँ पे प्लस है तो वहां पे आके माइनस का हो गया। जब हमने 1 में से 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 0 आया। ठीक है, अब क्योंकि हमें खाली थीटा मालूम करना है तो cos को जब हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये cos इनवर्स हो जाता है, यानी कि cos के साथ -1 लिखा हुआ आता है फिर। ठीक है, तो जब हमने कैलकुलेटर के अंदर cos इनवर्स लिया और फिर वैल्यू लिखी तो हमारे पास जो थीटा का आंसर आया वो है 90 डिग्री। cos इनवर्स कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबा के cos दबा देंगे तो cos इनवर्स आ जाएगा और फिर वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास 0 है तो फिर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो थीटा का आंसर है ये 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास थीटा का भी आंसर आ गया है। अब हमने थर्ड पार्ट मालूम करना है, तो अब हमने फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू λ2 डिवाइडेड बाय λ1। तो λ2 हमारे पास 8.4 एक्सपोनेंट माइनस 12 है, जबकि जो λ1 डेटा में दिया गया 6.0 एक्सपोनेंट माइनस 12। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1.4। अब हमने क्या करना है, इस टेंजेंट को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो हम टेंजेंट को जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट के साथ -1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट दबा के टेंजेंट दबाएंगे और फिर 1.4 लिखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 54 डिग्री। तो ये हमारे पास पाई का फाइनल आंसर आ गया जो कि है 54 डिग्री। तो बुक के अंदर भी जो हमारा आंसर आया है वो भी लेस देन 90 है, तो हमारा आंसर भी 90 से कम ही आया है, यानी कि 54 डिग्री आया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होती है EI माइनस EF, यानी कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो अब हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जो कि हमारे पास होता है Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो EI के लिए हमने लिखा Hc डिवाइडेड बाय λ1, जबकि EF के लिए हमने लिखा Hc डिवाइडेड बाय λ2। तो अब हमने इनमें से Hc को कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय λ2 बचा। ठीक है, तो अब हमने वैल्यूज पुट करी। H की वैल्यू कांस्टेंट है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, और C की भी कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, जबकि जो λ1 है ये हमें 6.0 एक्सपोनेंट माइनस 12 दिया हुआ है। ठीक है, और λ2 हमारे पास 8.4 एक्सपोनेंट माइनस 12 है। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1.986 एक्सपोनेंट माइनस 25।
इस ब्रैकेट को हमने कैसे सॉल्व किया, हमने 1 को डिवाइड कर दिया 6.0 एक्सपोनेंट माइनस 12 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1.67 एक्सपोनेंट 11। और इसी तरह हमने 1 को जब डिवाइड करा 8.4 एक्सपोनेंट माइनस 12 से, तो हमारे पास 1.19 एक्सपोनेंट 11 आया। अब हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, यानी 1.67 एक्सपोनेंट 11 को माइनस कर दिया 1.19 एक्सपोनेंट 11 से, तो हमारे पास जो आंसर आया 4.8 एक्सपोनेंट 10। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया काइनेटिक एनर्जी का वो है 9.5 एक्सपोनेंट माइनस 15 जूल। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल में होती है, तो हमारा आंसर भी जूल में आ चुका है। ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक के अंदर जो हमें आंसर दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो हम भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे अपने आंसर को। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो हमारा आंसर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर है 5.9 एक्सपोनेंट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर है। ठीक है, जो कि हमारे पास 5.9 एक्सपोनेंट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है, ताकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं और अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, डिटेल में बयान करूँ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 10 है, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें क्या मालूम करना है, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है डी ब्रोगली की। तो हमने इसको डेटा के अंदर मेंशन कर दिया कि हमें वेवलेंथ मालूम करनी है। इस न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ दी हुई है इलेक्ट्रॉन की। अब हमने डेटा के अंदर लिखा m, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास कांस्टेंट होता है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, तो हमने इसको डेटा में लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में जो वेलोसिटी होती है हाइड्रोजन एटम की वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.19 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा h जो है ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को भी आपको याद रखना पड़ता है, जो कि हमारे पास है 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, तो हमारे पास वेवलेंथ मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। अब h तो कांस्टेंट है जो कि हमें पता है, लेकिन p हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, जो कि हमें डेटा के अंदर नहीं दिया हुआ, तो हम मोमेंटम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या होता है p इज इक्वल टू mv। अब क्योंकि हमें m भी पता है और v भी पता है, तभी हमने p का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और p की जगह mv पुट कर दिया। अब हमने वैल्यूज पुट करी, h की वैल्यू हमारे पास 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34 है, जबकि m की वैल्यू हमारे पास 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 है और v हमारे पास 2.19 एक्सपोनेंट 6 है। अब हमने नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1.995 एक्सपोनेंट माइनस 24। और अब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो लेम्डा का आंसर आया वो है 3.32 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेम्डा का आंसर है, लेकिन अब लैम्डा की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो आंसर दिया हुआ है वो मीटर के बजाय एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम भी अपने आंसर को मीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो 10 एक्सपोनेंट माइनस 10 है इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हमारे पास बराबर होता है 10 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर के, तभी हमने इस 10 एक्सपोनेंट माइनस 10 की जगह एंगस्ट्रॉम लगा दिया। तो अब हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 3.32 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारे पास लैम्डा का फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 11 है, डिटरमाइन द मिनिमम अनसर्टेनिटीज इन द पोजीशंस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स if their speed are known with a precision of 1.0 exponent minus 3 meter per second. A. An electron and B. A bowling ball of mass 6.0 kg. सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें जो वेलोसिटी दी हुई है जिसे हम डेल्टा v से शो कर रहे हैं वो हमारे पास 1.0 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर पर सेकेंड है।
इसके अलावा हमें मालूम क्या करना है, ए में हमें मिनिमम अनसर्टेनिटीज मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन की। हम मिनिमम अनसर्टेनिटीज को डेल्टा एक्स से शो करते हैं। तो देखिए, तो हमने डेटा के अंदर मेंशन किया कि हमें डेल्टा एक्स मालूम करना है, वो भी इलेक्ट्रॉन का, तो हमने छोटा सा ई लिख दिया। बी में हमें मिनिमम अनसर्टेनिटीज बॉलिंग बॉल का मालूम करना है, तो हमने इसे भी डेटा के अंदर लिख दिया कि हमें डेल्टा एक्स मालूम करना है, वो भी बॉलिंग बॉल का, तो हमने इसके आगे छोटा सा बी लिख दिया। इसके अलावा इन्होंने जो बॉलिंग बॉल है उसका हमें मास दिया हुआ है, वो हमें 6.0 kg दिया हुआ है, तो हमने डेटा में लिख दिया कि हमें जो बॉलिंग बॉल का मास दिया हुआ है, जिसे हम एम से शो कर रहे हैं, और उसके साथ हमने छोटा सा बी लगा दिया ताकि हमें पता चले कि जो मास है हमारे पास ये बॉलिंग बॉल का है और ये हमारे पास 6.0 kg है। इसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो हमने लिख दिया कि Me यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई डेल्टा पी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आंसर मालूम करेंगे वो इलेक्ट्रॉन का करेंगे, ए वाले का, तभी हमने डेल्टा एक्स के साथ छोटा सा ई लगा दिया। अब क्योंकि हमें डेल्टा पी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेल्टा पी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा पी हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एम डेल्टा वी, तो हमने डेल्टा पी की जगह उसका फॉर्मूला लगा दिया एम डेल्टा वी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। एच हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू को हमें याद करना होता है, जो कि हमारे पास है 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34, और 4 हमने ऐसे से ही उतार लिया। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14। एम हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मालूम करें तो यहाँ पे जो हम मास लेंगे वो भी इलेक्ट्रॉन का ही लेंगे, जो कि हमारे पास है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। और जो डेल्टा वी है हम दोनों ही फॉर्मूला में सेम लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 1.0 एक्सपोनेंट माइनस 3। जब हमने नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1.1429 एक्सपोनेंट माइनस 32। अब हमने 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34 को डिवाइड कर दिया 1.1429 एक्सपोनेंट माइनस 32 से, तो हमारे पास डेल्टा एक्स ई का जो फाइनल आंसर है वो है 0.0579 मीटर। अब क्योंकि हमें जो आंसर दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा आंसर जो है वो है 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने आंसर अपना मालूम कर लिया है ए पार्ट का। ठीक है, अब हम बी पार्ट का आंसर मालूम करेंगे, तो फॉर्मूला हम दोनों में सेम लगाएंगे, जस्ट वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट पुट करेंगे। अब हम बी पार्ट को हल करेंगे, तो अब हमने दोबारा से यही फॉर्मूला लगाया डेल्टा एक्स। अब पहले हमने ई लगाया था, अब हम बी लगाएंगे क्योंकि अब हम बॉलिंग बॉल का मालूम कर रहे हैं, इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम डेल्टा वी। अब हमने वैल्यूज पुट करी। एच हमारे पास कांस्टेंट है 6.62 एक्सपोनेंट माइनस 34, और पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है। मास हम कौन सा पुट करेंगे, बॉलिंग बॉल का, जो हमारे पास 6.0 है, और डेल्टा वी हम दोनों में सेम ही है 1.0 एक्सपोनेंट माइनस 3। जब हमने नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.0754। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 8.77 एक्सपोनेंट माइनस 33 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है बॉलिंग बॉल का। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने भी न्यूमेरिकल मैंने समझाए हैं वो तमाम के तमाम समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।